हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं अभी हिस्टोलॉजी की सीरीज़ 1-2, आज हम लेके आए हैं सीरीज़ 2। समय बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, मुकेश रावत जी के कमेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने जो कमेंट्स किया है वो उनके सारे के सारे एमसीक्यूज़ के उन्होंने आंसर किया है, वो सारे के सारे सही हैं। गज्जू डूडवे भाई साहब के आंसर सही है। गज्जू डूडवे भाई साहब बोलते हैं कि समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल समय बहुत कम बचा हुआ है, तो हम अदर सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू से भी लेके आने वाले हैं। अभी हम जो वीडियो की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि अभी हम जो एक दिन में जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, अभी भी सब्सक्राइब का जो परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जो नॉन सब्सक्राइबर वॉचिंग टाइम है वो 76 चले गया है और सब्सक्राइबर का जो परसेंटेज बचा है वो ओनली 24 बचा है। तो जो सब्सक्राइबर का जो 24 है उसको बढ़ाएं और अनसब्सक्राइब का जो 76 चले गया उसको कम करें। ठीक है, तो हम लगे हैं आपके, ठीक है, आपके सक्सेस के लिए हम आप लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। अभी बच्चों का मैसेज आया था कि समय बहुत कम बचा, तो ओबियसली मुकेश रावत जी बोलते हैं कि अभी 9 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम सारे सब्जेक्ट के वीडियो भी एक दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों के साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं ताकि आपका सिलेक्शन इस बार 100% हो, सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो बाकी जो बच्चे कमेंट्स कर रहे तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अभी हम अदर सब्जेक्ट के भी एमसीक्यूज़ लेके आने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने अब हीमेटोलॉजी के जो वीडियो अपलोड किए हैं वो आप एक बार ज़रूर देखें। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हीमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद बायोकेमिस्ट्री के लेके आएंगे क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बचा हुआ है, और हीमेटोलॉजी का तो ऑलमोस्ट वीडियो हमने कंप्लीट करवा के अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, हीमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और हिस्टोलॉजी तो अभी चल ही रहा है। तो हीमेटोलॉजी के लिए आप सारे के सारे वीडियो ज़रूर वॉच करें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई है, उसमें वही चीज़ें डाली गई है जो अभी, ठीक है, एक सिलेक्शन लेवल की ही चीज़ें इंक्लूड की गई है। तो हिस्टोलॉजी वो हीमेटोलॉजी के लिए आप सारे वीडियो वॉच करें, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए हैं। बाकी हमारा हिस्टोलॉजी चल ही रहा है, माइक्रोबायोलॉजी का दी एंड हो चुका है। ठीक है, अब बचा हुआ है बायोकेमिस्ट्री, तो बहुत जल्दी हम बायोकेमिस्ट्री भी लेके आने वाले हैं। तो आपका सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अच्छे नॉन टीचिंग जो हमारे क्लिनिकल है, ठीक है, स्टूल है, यूरिन है, तो इनके भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक से बढ़कर एक हम एमसीक्यूज़ लेके आ रहे हैं जो कि आपका एक सिलेक्शन लेवल का है, लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट्स के लिए। ठीक है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उसको डायरेक्ट सेपरेटली देख सकते हो। ठीक है, चैनल में हमने एक प्लेलिस्ट उसमें क्रिएट किया गया है, उसमें सब सब्जेक्ट वाइज डला हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके पूरा सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी का सीरीज 3, 1 और 2 हमने अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी के भी सारे एमसीक्यूज अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज, हिस्टोलॉजी का सीरीज 3। ठीक है, तो जैसे ही डिस्प्ले पे जो क्वेश्चन दिखता है उसका फटाफट कमेंट्स में बताना है। बच्चों का कमेंट्स आया है कि एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी का एक प्राइमरी कैंसर के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल प्राइमरी कैंसर के लिए किया जाता है, हमने बता दिया उसका कैंसर ही उसका आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड हर बार पूछा गया, क्योंकि हिस्टोलॉजी में तो वही चीज़ें हैं, बहुत ही सब्जेक्ट सिलेबस थोड़ा कम है, तो मेन चीज़ों के ऊपर ही फोकस किया गया है। ठीक है, तो इसमें सभी लोग इसका कमेंट्स में आंसर ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। दिस इज एसेंशियल फॉर इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस। ठीक है, इम्प्रेग्नेशन के लिए क्या आवश्यक है, यह संश्लेषण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। फिनॉल, एसीटोन, पैराफिन या इथाइल अल्कोहल। फटाफट इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, बिना देर लगाए इसका कमेंट्स बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस के लिए क्या आवश्यक है, फिनॉल है, एसीटोन है, पैराफिन है या एथाइल अल्कोहल है।
तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखो फिनोल किसके लिए यूज़ किया जाता है? फिनोल एक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि फिनोल कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ठीक है, इसलिए फिनोल तो कट हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल, अब अल्कोहल की बारी आ गई, तो अल्कोहल कहाँ पर यूज़ किया जाता है? सभी को पता है कि अल्कोहल हम लोग डिहाइड्रेशन के लिए किया जाता है। तो फिनोल और डी, इसका तो गलत आंसर हो गया। बचा है एसीटोन और पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन हम लोग इम्प्रेग्नेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं? पैराफिन वैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसेंशियल फॉर इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस के लिए पैराफिन, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। आप चेक करो आपका आंसर, आपने क्या आंसर किया है और काउंटिंग करते चलो, ठीक है। जैसा अभी मुकेश रावत जी ने बताया था कि उनके 10 to 8 उनके कमेंट राइट हुए हैं, ठीक है। 10 में से 8 उन्होंने सही किया। तो बहुत अच्छे जा रहे हो, इसी तरह का आप मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं। तो आप भी आपका सहयोग ज़रूर बनाए रखें कि दिस इज एसेंशियल फॉर इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस में के लिए हम लोग पैराफिन वैक्स के लिए, ये वही है एम्बेडिंग, ठीक है। एम्बेडिंग को ही उसका दूसरा नाम है इम्प्रेग्नेशन, तो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो पैराफिन इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही डिस्प्ले पे आए आप ज़रूर उसको आंसर करो, क्योंकि आंसर करने से देखो क्या होता है, यहाँ एक गलती कर लोगे तो चलेगा, वहाँ आप लोग को गलती नहीं करना है। इसलिए किसी भी काम को, ठीक है, करते करते सीखो, तो उसमें गलती होने के चांसेस है। अगर प्रैक्टिस करके, ठीक है, सीख कर काम करो तो गलती नहीं होगी। तो अपना चैनल में भी अब यहाँ पर खूब सारी गलतियाँ करो, वहाँ पर आपको गलती नहीं करने हैं। इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताओ। टेम्परेचर यूज्ड फॉर इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस, अभी जो हमने बताया था, जो इम्प्रेग्नेशन की जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, ठीक है। जो हम इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस करते हैं वो कितने टेम्परेचर में करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर यूज्ड फॉर इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत इजी, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है बी, इसका राइट आंसर है 55 से 60। इसमें और भी वेरिएशन आता है, 52 से 58 भी दिया रहता है। लेकिन देखो मैंने एक सिखाया था कि हमें नॉर्मल रेंज को किस तरीके से आंकना है, ठीक है। हमने एक चीज़ आपको क्या बताई थी कि किस तरीके से हमें वो करेंगे। तो ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी ये सारी चीज़ें ट्रिक बताई थी, क्योंकि हम पढ़ के कुछ और जाते हैं और वहाँ पर कुछ नॉर्मल रेंज कुछ और आ जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या ट्रिक बताया था, अगर आपने पढ़ गया 5.5 से 6.5, ठीक है, 5.5 से 6.5 गए, तो आपको एक चीज़ को तो बीच में रखना पड़ेगा ना, सेंटर में रखना पड़ेगा। एक बच्चे का कमेंट्स में आएगा कि देखो, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5.5 से 6.5 आ रहा है, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन आ रहा है 5 से 6 और 6 से 7। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ठीक है, 5.5 से 6.5 जा रहा है। तो मैंने ये आंसर ज़रूर पूछा था, तो कुछ बच्चों ने रिप्लाई भी किया है। तो उसका जो आंसर आएगा 6 से 7 आएगा, ठीक है। देखो 5.5, अगर 5 ऊपर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? 6 से 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कम नहीं होता। एक हमको जो 6.5 है उसको हमें बीच का सेंटर मानना है। 6.5 को हम लोग क्या बोलेंगे? एक सेंटर मानते हैं, ठीक है। तो इस लेवल से जो हमारा राइट आंसर बनता है, क्योंकि 6.5 गया उधर भी 6.5 गया है, तो वो थोड़ा आगे जा सकता है, इतना पीछे नहीं आ सकता है, ठीक है। अब वो 5 से 6, क्योंकि वो ऊपर गया हुआ है, तो 6 को जो सेंटर पॉइंट है हमको बीच में रखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सोल्व कर लो। तो ऐसी चीज़ों का आंसर आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है, तो कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो आपको अगर 52 से 58 भी आ रहा है तो भी आपको देखो 58 लगभग 60 तक पहुंच गया है, ठीक है, और 52 लगभग हमें 55 को ही टच कर रहा है, ठीक है। तो 50 से 60 भी इसका आंसर राइट ही रहता है। अगर इसका 65 चले जाता है तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अब टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर तो पॉइंट में ही दिए रहते हैं, ठीक है। तो वो इतना वेरिएशन नहीं देगा, क्योंकि देखो इसमें कितना वेरिएशन, बाकी चीज़ों को कितना 35 से 37, मतलब ज़्यादा डिफरेंट आ गया ना। 70 से 75, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया। तो हमें तो ऐसा लगने में अंदाजा ही लग रहा है। तो इसका 55 से 60 इसका राइट आंसर है, ठीक है। और सारी भी चीज़ें ज़रूर करें। चलिए इसका आंसर बताओ। कोलाइडियन इज अ डिसोल्व इन इक्वल पार्ट। सारे के सारे आंसर करेंगे।
सेलोडियन इज डिजोल्व इन इक्वल पार्ट, 70% इथाइल एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल, या ईथर, या बी एंड सी। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। किसका किसका बराबर पार्ट होना चाहिए? कोलाइडन जब हम लोग डिजोल्व बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ये किसके लिए करते हैं? जो कैल्सिफाइड टिश्यू होता है उनको, ठीक है, डीकैल्सिफाई करने के लिए हम लोग इसका, ठीक है, एक सेलोडियन का इक्वट पार्ट बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है। किसके लिए बनाते हैं हम लोग? डीकैल्सिफाई के लिए। इसमें पूछा गया ना, सेलोडियन को समान भागों में भंग कर दिया जाता है, तो ये उसका हिंदी तो कहीं का कहीं जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे वहाँ पर भी आते हैं। इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव के जो 4 ऑप्शन है उसके हिंदी नहीं डाला है, क्योंकि उसका हिंदी तो आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में ही समझ में आते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन और जो क्वेश्चन है उसी को हिंदी किया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के भी हिंदी मिलेंगे, ठीक है। तो इसका फटाफट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सेलोडियन डिसोल्व इन इक्वल पार्ट, किस किस का इक्वल पार्ट होगा? 70% इथाइल एल्कोहल होगा, या एब्सोल्यूट एल्कोहल होगा, या ईथर होगा, या बी एंड सी होगा। तो चलिए चेक करते हैं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा डी, बी एंड सी, ठीक है। ये इक्वल पार्ट होगा हमारा एब्सोल्यूट एल्कोहल और ईथर, इनका ही कॉम्बिनेशन बिठाते हैं डीकैल्सिफाई करने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब हमको पता है कि जो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या हुआ, ये अल्कोहल क्या हमारा डिहाइड्रेशन है, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब इसमें क्या हो जाता है, कंप्लीटली एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट तो आपको पता ही है। अब जो इथाइल अल्कोहल है, तो इसमें क्या, इसमें सिर्फ 70% क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। इसमें 30% अभी भी बाकी होता है, ठीक है। उसमें 30% वाटर अभी भी उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए तो हम लोग एक असेंडिंग कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, ठीक है। 50, 70, 80, 90, 100, और 100 को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब 100% डिहाइड्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दीज आर स्लाइड एडेसिव, ये स्लाइड चिपकाने वाले हैं। कौन कौन से? मेयर्स एग एल्बुमिन, क्रोम एलम, जिलेटिन, या कोलाइडिन, या ए एंड बी। फटाफट इसका आंसर करेंगे। एडेसिव मतलब चिपकाना, हम ऐसे स्लाइड को चिपकाते ना, हिस्टोलॉजी में हमें ये ज़रूरी होती है, नहीं तो वो टिश्यू वो क्या करते हैं हम लोग, जैसे स्लाइड के ऊपर टिश्यू लेंगे तो वो टिश्यू अकेला तो चिपकेगा नहीं, इसलिए उसको एक कवर स्लिप रखते हैं और कवर स्लिप को चारों तरफ से उसको पैक करते हैं। फिर हम उसको उल्टा पुल्टा भी उल्टी भी कवर स्लिप कर देंगे ना, तो वो टिश्यू उसको गिरेगा नहीं, क्योंकि हम कवर स्लिप से उसको कवर करके उसको चिपका देते हैं। तो वही पूछा गया है कि जो हम, ठीक है, स्लाइड को एडेसिव करते हैं, चिपकाते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे हम देखो स्लाइड होगा, ब्लड स्मेयर होगी, तो वो स्मेयर तो पूरी एकदम उसको स्मेयर कर देगी और वो स्लाइड के ऊपर कलर हो जाएगी, ठीक है। तो वो तो स्वाभाविक है कि वो डायरेक्टली माइक्रोस्कोपिक हो जाने में आसानी होती है। लेकिन जो टिश्यू की बात आती है, तो टिश्यू को तो एक वो क्या मांस का टुकड़ा है, तो स्लाइड के ऊपर से वो क्या गिर सकता है नीचे, और प्रॉपर तरीके से हम इधर उधर हिलाएंगे या फिक्सिंग करेंगे, ठीक है, या उसको पुटिंग करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हम फिजिकली उसको हैंडल करने जाएंगे तो वो गिर सकता है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, चिपका देते हैं टिश्यू को एक ऐसी इनमें से जो है, ठीक है। या तो यही सारी चीज़ें बताना कि मेयर्स एक एल्बुमिन उसको का यूज़ करते हैं, क्रोमिन एलम जेलेटिन का यूज़ करते हैं, या कोलाइडिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से वो उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम स्लाइड को फिक्स करने के लिए, फिक्स मतलब उसको टिश्यू रखेंगे, टिश्यू के ऊपर एक कवर स्लिप रखेंगे और उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो किससे करते हैं? मेयर्स एक एल्बुमिन से करते हैं, क्रोमेटिन एलम जेलेटिन से करते, या कोलाइडियन से करते, ठीक है। तो अभी हम ऊपर ने देखा कोलाइडियन का आंसर क्या था, कोलाइडियन का अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि कोलाइडियन का यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो कोलाइडियन सी तो हमारा हट ही गया है, बाकी बचा है ए एंड बी। तो जो मेयर एक्स एल्बुमिन है उसको भी हम स्लाइड एडेसिव के लिए यूज़ करते हैं, और क्रोमेट एलम है उसको भी हम स्लाइड एडेसिव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो
ठीक है, इसमें ऑल ऑप्शन आ गया है, कोलाइडिन भी आ गया है, तो कोलाइडिन इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ए एंड बी इसका। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दें इसका। ठीक है, कोलाइडन नहीं आएगा इसका, ए एंड बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें डी आ गया, ऑल ऑफ द अबव, वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो सकता है। तो सभी लोग इसमें कैरी कर लें। वो क्या हो जाता है, मैं जल्दी जल्दी ड्यूटी जाने के चक्कर में उसको रीचेक करना भूल जाता हूँ। ठीक है, तो वो हो ही जाते हैं वो। ठीक है, कोलाइडिन का अपन ऊपर अभी डिस्कस किए, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दें कि स्लाइड के लिए हमारे मेयर्स एक एल्बुमिन यूज़ करते हैं और क्रोम एलम जेलेटिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका ए एंड बी इसका राइट आंसर है, सभी नहीं है, कोलाइडन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इसका बताएं, डी एसोसिएशन मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ टीस्ट स्पेसिमेन इन। ठीक है, विघटन का अर्थ है छेड़ा हुआ नमूना का परीक्षण। ठीक है, ये हिंदी में भी एक उसको समझ सकते हैं हम कि इसमें बताना क्या चाह रहा है, टीस करना। टीस मतलब जैसे कोई हमारा सैंपल आता है तो हम ऐसा सोचते हैं ना कि कहाँ से ले, तो हम हम क्या लेंगे, एक उसमें जैसे माइक्रोबायोलॉजी के लिए हम नाइक्रोम लूप लेते, तो ऐसा ही कोई हम एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे और हम उसको टीस करेंगे, हम वो एरिया सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि किस एरिया से उसको काटना है। ठीक है, उसी चीज़ को बोलते हैं टीस्ट। हम जांच पड़ताल करते ना। विघटन का अर्थ है छेड़ा हुआ। अब छेड़ा हुआ का मतलब है जिसे बाहर वो कटा हुआ। ठीक है, ह्यूमन बॉडी से अलग हुआ, मतलब वो उसको छेड़ दिया मान लो। ठीक है, तो उस नमूने का हमें परीक्षण करना है। अब परीक्षण मतलब उसको फिजिकली परीक्षण करेंगे, तो हम उसको उल्टा पलटा करके देखेंगे ना कि कहाँ से उसको कट करना है, किस एंगल, कौन सा राइट वाला एंगल है। हम कहीं से भी काट देंगे तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से उसका स्ट्रक्चर्स नहीं आएगा। तो एक हम कोई फल फ्रूट भी काटते हैं तो पूरा एक उसका स्ट्रक्चर देख के काटते हैं ना हम उसको, पहले तो उसको घुमा फिरा उल्टा पुल्टा करके देखते हैं। ठीक है, तो उलट पुलट के उसको देखते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं टीस। ठीक है, तो उसी को हम क्या, डाई एसोसिएशन मतलब, और उसको काटने से पहले तो हम उसको टीस करके ज़रूर देखते हैं, चेक करते हैं। हम इंजेक्शन लगाने के पहले भी हम लोग ऐसा हाथ लगा के देखते हैं कि कहीं बोन्स के ऊपर तो न लग जाए। या फल फ्रूट काटने का यही एग्जाम आप ले सकते हो कि फल फ्रूट काटने के लिए हम पहले उसको क्या, चारों तरफ देखते हैं कि कहाँ से हम उसको अच्छे से काट जाए। ठीक है, होता है ना, एक पर्टिकुलर पार्ट होता है कि यहाँ से काटेंगे तो फल आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो उसको टेस्ट करेंगे, तो उसका परीक्षण किससे करेंगे, 100% इथाइल एल्कोहल, नॉर्मल सलाइन, 1% कैल्शियम क्लोराइड या ईथर। ठीक है, जैसे तरबूज को धोने, वो हम काटने से पहले से नॉर्मल पानी से धो लेते हैं कि नहीं, ताकि वो डिकंटामिनेट ना हो। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, हम टेस्ट करेंगे तो वो कहीं आड़ा टेढ़ा तो नहीं कट जाएगा। इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, इनमें से किसी चीज़ का एक का यूज़ करेंगे कि उसका साइज शेप बना रहे। ठीक है, ये मैंने टीस्ट का मतलब बताया कि टीस्ट का मतलब क्या होता है। तो टेस्ट का मतलब वही चीज़ होती है, हम उल्टा पुल्टा करके देखते हैं क्या, फल को काटने से पहले। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है उसमें, सॉल्यूशन, मतलब उसमें अब जैसे हम फल को काटने से पहले धोते ज़रूर है, तो इसमें अब धोते क्यों है, वो तो क्लीन करने के लिए धोते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सैंपल यूज़ किया जाएगा वो क्यों यूज़ किया जा रहा है, ताकि उसका हम जो काट रहे, ठीक है, तो वो काटेंगे तो देखो अगर वो सॉलिड होगा, जैसे हम कांच को काटते तो वो कहीं से भी कट जाती है, इसलिए उसको पर्टिकुलर किसी औजार से या ठीक है किसी चीज़ को का यूज़ करते ताकि वो प्रॉपर शेप में कटे। तो उसी प्रकार एक यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन में हम उसको रखेंगे ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसका डिसेक्शन हो सके। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या बताना चाह रहा है। मैंने बता दिया टिश्यू का मतलब क्या होता है, टिश्यू को हम उल्टा पुल्टा करके देखते हैं, लेकिन हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं, बाहर नहीं निकालेंगे उसको कोई सॉल्यूशन में ही रखेंगे। जैसे हम बाहर निकालेंगे तो वो डिकंटामिनेटेड हो सकता है, इसलिए उसको एक सॉल्यूशन में ही रखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर
70% इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे तो वो तो डिहाइड्रेटेड कर चुका होगा, इसलिए उसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, 70% इथाइल अल्कोहल के 70% इथाइल अल्कोहल की बात जहाँ पर भी आती है वो डिहाइड्रेशन की बात आ जाती है। ठीक है, और परसेंटेज भी दिया है 70, तो उसमें 70% तो वो डिहाइड्रेट कर चुका होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। इसका बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल स्लाइन, क्योंकि ये इसका एक आइसोटोनिक, अगर यहाँ एक और शब्द अगर इसमें जुड़ता कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी इसका राइट आंसर आता है। लेकिन नॉर्मल स्लाइन क्या होता है, वो कोई इफेक्ट नहीं करता है, वो ना रिहाइड्रेट करेगा और ना ही डिहाइड्रेट करेगा। ठीक है, वो क्या एक नॉर्मल स्लाइन है। ठीक है, लेकिन वो प्योर है, वाटर का ना यूज़ करके हम लोग एक नॉर्मल स्लाइन का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड की बात है तो ये तो और उसको सॉलिड बना देगा। ठीक है ना, तो ये क्या कर देगा, उसको सॉलिड बना देगा, इसलिए सी भी इसका रॉन्ग आंसर है। तो नॉर्मल स्लाइन का यूज़ हम लोग, ठीक है, डी एसोसिएशन को, जो हमारा टेस्ट किए हुए स्पेसिमेन को क्या करेंगे उसमें, या नॉर्मल स्लाइन के अंदर ही हम उसको टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए, और इसको कोई उलट पलट करके भी दे सकते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस भी डाल सकते हैं। तो मैंने बताया था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में अगर सैंपल को रखेंगे तो क्या कंडीशन होगी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, विसरण, परासरण और अंतसरण। ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, तो उसको हम हिंदी की बात करेंगे तो विसरण, परासरण और अंत परासरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आइसोटोनिक हो रहा है। ठीक है, आइसोटोनिक कंडीशन वाली बात है, टिश्यू को कोई इन्फेक्ट वो क्या अफेक्ट नहीं कर रहा है, डैमेज नहीं करेगा, तो वो है नॉर्मल स्लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही डिस्प्ले पे आपको क्वेश्चन दिखा, फटाफट उसको आंसर कर दो। चलिए, वाइटल स्टेनिंग टेक्निक इज मेनली यूज टू डेमोन्स्ट्रेशन एलिमेंट। ठीक है, जो वाइटल स्टेनिंग हम लोग करते हैं, वाइटल स्टेनिंग टेक्निक होती है वो मेनली यूज टू डेमोन्स्ट्रेट ऑफ, ठीक है, एलिमेंट। नीचे दिए गए महत्वपूर्ण धुंधला तकनीक मुख्य रूप से तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती है। रेटिकुलो इंडिकुलोसाइट, ठीक है, रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम्स, ब्रेन टिश्यू, किडनी टिश्यू, या ऑल ऑफ द अबव। फटाफट करेंगे इसका राइट आंसर। रेटिकुलो, ठीक है, रेटिकुलोसाइट के लिए, अगर यहाँ रेटिकुलोसाइट के लिए आता तो एक वो हमारा हीमेटोलॉजी का क्वेश्चन होता है, वो सुप्रावाइटल स्टेन यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका क्या आंसर आने वाला है, सभी लोग ज़रूर आंसर करें, फटाफट आंसर कर दें। वाइटल स्टेनिंग टेक्निक इज द मेनली यूज टू डेमोन्स्ट्रेट ऑफ एलिमेंट, रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम, ब्रेन टिश्यू, किडनी टिश्यू, या ऑल ऑफ द अबव। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो संभाविता हो। चलिए फटाफट इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर। इसका डी इसका राइट आंसर है। सभी एलिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग वाइटल स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम्स के लिए भी, ब्रेन टिश्यू के लिए भी, और किडनी टिश्यू के लिए भी, और ठीक है सारों के लिए करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक डाइस और नेचुरल डाई। ठीक है, सिंथेटिक डाई मतलब जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, हम जिसको हम लोग बनाते हैं वो सिंथेटिक डाइस। डाइस मतलब स्टेनिंग, जैसे हिस्टोलॉजी में हम लोग दो स्पेशल स्टेनिंग का यूज़ करते हैं, H&E स्टेन, हिमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेन्स। हिमेटोजाइलिन एक ब्लू वायलेट कलर का होता है, इओसिन हमारा रेड कलर का, रेड पिंक कलर का होता है। ठीक है, हिमेटोजाइलिन का यूज़ हम लोग, हिमेटोजाइलिन का यूज़ हम सेल न्यूक्लाई के लिए करते हैं, और बाकी उसका इओसिन का हम साइटोप्लाज्मिक या अदर कंपोनेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेनिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या, हिमेटोजाइलिन एक नेचुरल स्टेंस है, इओसिन नेचुरल स्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें हमें
पढ़ना होता है, क्योंकि इसके ऊपर से हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताएंगे सब के सब कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक डाइज आर, ठीक है, सिंथेटिक फ्रॉम, जो सिंथेटिक डाइज है, ठीक है, वो किससे बनाते हैं, उसका सिंथेटिक फॉर्म क्या है, किस चीज़ से बनाते हैं। टोल्यूडिन से बनाते हैं, बेंजीडीन से बनाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीडीन से बनाते हैं, या बोथ बी एंड सी से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बोथ वाले सवाल इसीलिए हम ज़्यादा लेके आ रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन घुमावदार क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि एक तो उसको पता ही रहता है, इसलिए वो दूसरा वाला भी कन्फ्यूज़न करने के लिए डालते हैं, क्या ये भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से वो डालते हैं। पहले क्या सीधे सिंपल क्वेश्चन आते थे, 4 क्वेश्चन अलग अलग दे दिए एक्सेप्ट वाले, और पहले नोट करके दिए जाते थे तो समझ में आ जाता था। अब तो वो एक्सेप्ट करके डाल देते, कभी कभी हमारी नज़र एक्सेप्ट के ऊपर पड़ती ही नहीं है और हम उसको आंसर करके आ जाते हैं, करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं। एक्सेप्ट वाला वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि पहले अगर नोट देते थे तो वो नोट मतलब तब वो हमारी समझ में आ जाता था नहीं करके, लेकिन एक्सेप्ट क्या वो एक कोने में हो जाता है, इसलिए कभी कभी उसके ऊपर ध्यान जाती नहीं है और हम गलत करके आ जाते, होती है गलती ऐसी। ठीक है, तो इसमें बताएंगे कौन कौन है इसका राइट आंसर। टोल्यूडिन बेंजीडीन आ सकता है, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीडीन आ सकता है, या बी एंड सी आ सकता है। ठीक है, सभी के सब आंसर ज़रूर करें, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन से, तो आप कमेंट्स में फटाफट कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए राइट आंसर हम इसका देखते हैं, डी इसका राइट आंसर है। टोल्यूडिन भी यूज़ करेंगे हम लोग, बेंजीडीन भी और डेरिवेटिव बेंजीडीन भी, क्योंकि देखो इसमें डेरिवेटिव बेंजीडीव और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनसे ही हम लोग सिंथेटिक डाइज बनाते हैं। टोल्यूडिन यूज़ करते हैं, बेंजीडीन यूज़ करते हैं और डेरिवेटिव बेंजीडीन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, टोल्यूडिन मतलब आयोडीन, तो यह हम अगर ग्राम स्टेनिंग की बात करें ऐसा हम समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग में हम लोग क्या मॉडरेन के रूप में एक आयोडीन का यूज़ करते हैं, तो टोल्यूडिन आयोडीन वो एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो आयोडीन का यूज़ हम लोग अच्छे से उसको मॉडरेन के लिए किया जाता है, लेकिन जो HND स्टेन में मॉडरेन का कोई वर्क नहीं होता, तो उसी के अंदर कंटेंट होते हैं। ठीक है, उसी के अंदर कंटेंट डाल देते, जैसे कि कोई हम लोग जैसे पहले क्या करते थे सब, जब थोड़ा जो टेक्निक नहीं आई थी, ठीक है, उससे पहले हम पैरासीटामोल की पर्सनल गोली, दर्द की अलग गोली, सर्दी की अलग गोली, अब क्या कर दिया उसको सबको कंपोनेंट एक ही टेबलेट में डाल दिया है, उसी के अंदर पैरासीटामोल है, उसी के अंदर डाइक्लोफेनिक है और उसी के अंदर सेट्रिजिन भी मिला, लिवोसेट्रिजिन भी मिला दिया। एक गोली खाने से आपके तीनों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो HND स्टेन में भी यही हाल है, HND दोनों के अंदर ही ऐसी चीज़ें उसके ही कंपोनेंट डाल दिए इसके अंदर कि अदर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वहाँ पर क्या अलग अलग चीज़ें कर दी है। ठीक है, तो वहाँ टोल्यूडिन आयोडीन वो एक ही चीज़ है, बेंजीडीन और डेरिवेटिव बेंजीडीन, तो इन्हीं से सिंथेटिक डाइस बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखो वही चीज़ आ गई, अब हो गई नेचुरल। चलिए दीज आर ऑल नेचुरल डाइस एक्सेप्ट वन, ये सभी प्राकृतिक रंग है सिवाय एक, इसमें सिवाय हो गया, तो इस चीज़ का ध्यान ना दें। हम बता ही देते कि कहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, और ये इसीलिए होती है क्योंकि बहुत, अब देखो क्वेश्चन बनाए कि उसका वो क्या गलतियाँ ढूंढे, और मेरी तो एक ही खासियत है कि मैं कभी भी किसी में गलतियाँ नहीं ढूंढता। ठीक है, हमें हर किसी इंसान में अच्छा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसलिए भी ये कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, वो हमसे ही हो जाती है, मैं लोगों में अच्छा ही ढूंढता लेकिन वो गलती खुद में रहती है, तो ये मेरी एक गलती है। ठीक है, हम अगर गलती ना ढूंढकर अच्छा ही ढूंढे तो हम एक अच्छे विचार के हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए गलती नहीं ढूंढना चाहिए, जो सीख मिल रहा है उसको आगे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या बनाए, MCQs बनाए हैं कि इसमें वो चेक करें, तो उसमें मैं रीचेकिंग नहीं कर पाता हूँ। जैसे ही मेरे पास PDF बन के आते हैं, तैयार होते हैं, टाइपिंग करके आते हैं, तो मैं ऐसे के ऐसे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, और हिंदी में तो थोड़ी बहुत मिस्टेक आई जाती है, तो इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, दीज आर ऑल नेचुरल डाइज एक्सेप्ट वन। ऊपर से ही समझ में आ गया आपको, ये सभी प्राकृतिक रंग है सिवाय एक के, तो हेमेटोक्सिलिन, इंडिगो, या ठीक है
एलिजरीन रेड या ऑल ऑफ द अबव, या सभी के सभी है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर हम लेके आते हैं ताकि वो एक कन्फ्यूज़न पैदा करे। ठीक, कन्फ्यूज क्या को पैदा करे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं। एक्सेप्ट भी बोल दिया और ऑल ऑफ द अबव भी बोल दिया है, ये एक कन्फ्यूज़न करने के लिए। ठीक है, फटाफट इसका आंसर करेंगे। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर आपने क्या किया और कंप्यूटर क्या बोलता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। तो एलिजारिन रेड है, ये क्या है, नेचुरल डाइज नहीं है, ये सिंथेटिक है। ठीक है, एलिजारिन रेड जो है वो नेचुरल डाइज नहीं है, ये सिंथेटिक है। और बाकी हमारे जो हिमेटोजाइलिन और इंडिगो है ये नेचुरल डाइज है। ठीक है, हिमेटोलॉजिन की हिमेटोक्सिलिन की बात हुई थी, तो इसको हम शॉर्ट कोट में एच एंड ई इस यूज बोलते हैं। हिस्टोलॉजी में इसको शॉर्ट कोट में एच एंड ई बोलते हैं, हिमेटोजाइलिन एंड इयोसिन। ठीक है, तो हिमेटोजाइलिन ये एक बेसिक नेचर का होता है, इसलिए देखो जब स्टेनिंग होती है वो अलग अलग, हाँ इसके ऊपर से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, ये किस मीडियम का होता है, ये खुद तो एक बेसिक, ठीक है, बेसिक डाई होता है, लेकिन ये किसको स्टेन करेगा, ये एसिडिक चीज़ों को स्टेन करेगा। ठीक है, और ESN उल्टा होता है, ESN एसिटिक मीडिया का होता है और वो बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें तो कोई, क्योंकि इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकता है, एसिस डाई। ठीक है, तो वो कौन सी डाई यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखें जो न्यूक्लियस क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, तो उसको एसिडिक करने के लिए कौन सा डाई यूज़ करेंगे हम लोग, बेस वाला डाई यूज़ करेंगे। कौन सा करेंगे, बेस वाला, न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लियाई के लिए कौन सा डाई यूज़ करेंगे, अच्छे से नोट कर लो, उसको बेसिक डाई यूज़ करेंगे। तो इजोनोफिल क्या हमारा एक एल्कलाइन डाइज है, बेसिक डाइज है, तभी तो वो न्यूक्लियस को कर रही है। और साइटोप्लाज्मा क्या है, वो एक बेस है, तो उसके लिए एसिडिक डाइज होना। ठीक है, तो जो इयोजिन्स क्या है, वो एक एसिडिक डाइज है। ठीक है, हिमेटोजाइलिन वोयलेट ब्लू कलर का होता है और इयोसिन्स होता है वो रेड पिंक कलर का होता है। कोलाइडेन टिश्यू उसके साइटोप्लाज्मा को स्टेन करने के लिए इयोसिन का यूज़ किया जाता है। तो आप दोनों तरीके से पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जितना हो सके उतना पढ़े और लिख के ज़रूर रख ले। ठीक है, तो हिमेटोलाइजिन इंडिगो ये नेचुरल डाइज है और एलिजारिन रेड है वो सिंथेटिक डाइज के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए इसका आंसर आ गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमको पढ़ने से मतलब है, इसमें क्वेश्चन समझाने से मतलब है। ठीक कि फॉलोइंग ब्लैंक इज अ कंपोनेंट ऑफ जेंकर फ्लूइड, वो कुछ भी बोले लेकिन हमको क्या बताना है इसमें, जेंकर फ्लूइड्स के कंपोनेंट, जेंकर फ्लूइड किस किस से बना होता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट और ऑल ऑफ द अबव, तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन एक प्रीवियस वीडियो में डला हुआ है लेकिन उसको कुछ और तरीके से पूछा गया था। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन बनाते 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 वो हम भी भूल जाते कि क्या क्वेश्चन दिया था क्या नहीं दिया था। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन बना देता हूँ। तो इसमें उसमें शायद एक्सेप्ट पूछा गया था और यहाँ पर क्या आ गया, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ एक फ़ायदा हो गया, जेंकर फ्लूइड्स के कंपोनेंट्स आपको सारे के सारे एक साथ मिल गए। ठीक है, ऐसे आप कॉर्निस फ्लूइड, कॉम्पी फ्लूइड और क्लेक फ्लूइड्स और बाउंस फ्लूइड, ये चारों का आप याद कर ले, कंपोनेंट लिख ले, ताकि इसमें से क्वेश्चन 100% आने वाला है, बिल्कुल आएगा। हिस्टोलॉजी में ये सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, जेंकर फ्लूइड को तो आपको यहाँ बने बनाए पूरे सारे के सारे मिल गए। ठीक, ये सारे के सारे जेंकर फ्लूइड्स के ही कंपोनेंट्स हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम सल्फेट। उसमें एक क्वेश्चन था शायद सोडियम क्लोराइड दे दिया गया था, हाँ ऐसा मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं जब कैचअप शक्ति थोड़ी अच्छी है तो उसमें शायद मैंने दिया था सोडियम सल्फेट, इसीलिए वो सोडियम सल्फेट उसका आंसर नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से कई क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकते हैं, तो आप निश्चिंत रहें, ऐसी चीज़ों को हम डाउट क्लियर करने के लिए ही तो बैठे हैं। चलिए आगे देखते हैं।
इसका आंसर सभी लोग करेंगे, टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट आर नॉन एज, ठीक है, ऊतक प्रसंस्करण इकाई को भी जाना जाता है। सभी लोग बनाएंगे जो टिश्यू प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है वो उस पूरी टोटल प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? हिस्टोकाइनेटिक, हिस्टोमेट, हिस्टोबाथ, हिस्टोफॉर्म। सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई तरीके से भी पूछा जाता है, कई तरीके से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बस हमारा आंसर वही आना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर एक ही रहना चाहिए। इसको बहुत तरीके से घुमाते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग हमने बताया था कि टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके स्टेप भी हमने बता दिए। सबसे पहले कौन सी स्टेप आती है और उसमें क्या यूज़ किया था, फिक्सेशन, फिक्सेशन के बहुत सारे फिक्सेटिव हैं, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, हाँ ये तरीके से ये भी याद कर लेना, न्यूक्लियस फिक्सेटिव, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, कंपोनेंट फिक्सेटिव, ये दो तीन, ठीक है, केमिकल फिक्सेटिव, ये दो तीन प्रकार के फिक्सेटिव हैं। ठीक है, तो इनको आप एक पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे बना लें और लिख लें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन न्यूक्लियस फिक्सेटिव है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वीडियो में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो प्रीवियस वीडियो डले हैं वहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और एक हम्बली रिक्वेस्ट है, जो अपना 76% नॉन सब्सक्राइबर पीपल्स है वॉचिंग वाले, तो वो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके लिए इतनी कठोरता मेहनत कर रहे हैं जितना तो आप भी मेहनत नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, किस तरीके से ड्यूटी को मैनेज करके हम आप लोगों के सिलेक्शन की तैयारी में लगे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगे हैं। तो इतना तो आप लोग भी कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है, और अच्छे लगे तो लाइक भी कर दिया करें, इससे हमें थोड़ा उत्साहित मिलते हैं और हम और अच्छी चीज़ें कुछ नया करने की हिम्मत आती है कि चलो यार अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो कुछ और नया किया जाए। तो चलो इसका फटाफट आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हिस्टोकाइनेटिक आने वाला है, हिस्टोमेट आने वाला है, या हिस्टोबाथ आने वाला है, या हिस्टोफॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें तो कन्फ्यूज़न करने वाली हैं, एक ही चीज़ इसमें राइट है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ए, हिस्टोकाइनेटिक। ठीक है, हिस्टोकाइनेटिक को ही हम टिश्यू प्रोसेसिंग की यूनिट बोलते हैं। हिस्टो मतलब टिश्यू, काइनेटिक मतलब उसका कटिंग करना, टिश्यू कटिंग करना, तो टिश्यू प्रोसेसिंग वही सारी चीज़ें हिस्टोकाइनेटिक है। ठीक है, तो बाकी लोगों से भी अनुरोध है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, समय बहुत कम बचा है। तो हीमेटोलॉजी का तो स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जितने वीडियो भी अपलोडेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए, उसमें एक्सेस कोई भी नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो है, वहाँ जाके आप जो एमसीक्यूज दिए हैं वो एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो हीमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के तो सारे वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और स्पेशली हम लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के ही लिए बनाए गए हैं उस एमसीक्यूज। हालांकि माइक्रोबायोलॉजी तो ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी तो ओडी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हेमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये तो कॉमन है, आप कोई से भी टेक्नीशियन हो, ओडी टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें कॉमन है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा तो एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत ही एक डल टाइप का है, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम तो हमारी तरफ से बेटर कर रहे हैं, लेकिन व्यूज़ की बात की जाए तो उसमें बहुत ही एक ठीक है लो कैटेगरी में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि नॉन सब्सक्राइबर की जो क्वांटिटी है वो 76 जा चुकी है और 1% बढ़ गई है। ठीक है, और सब्सक्राइब की ओनली 24% बची है। ठीक है, तो आप जो सब्सक्राइब कर जो वॉचिंग है उसको आप थोड़ा प्लीज़ बढ़ा लीजिए। हम आपकी सेवा में तो देखो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर, इतनी पढ़ाई चल रही है, ऐसे एमसीक्यूज ढूंढते दिन भर हम लोग एमसीक्यूज में ही लगे हैं। ठीक है, ड्यूटी को किस तरीके से मैनेज करके हम आप लोगों के पीछे लगे हैं, तो आप भी इतना थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। सपोर्ट कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। चलिए ठीक है, तो हम और ऐसे वीडियो लेके आने वाले हैं, एक से बढ़कर एक वीडियो लेके आने वाले, और भी सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।